नवेली दुल्हन रचना मायके से विदा होकर अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश पर पूरा परिवार उसका स्वागत करता है। आइए भाभी, आपका स्वागत है। वेलकम भाभी, आइए आइए, अभी से अपना ही घर समझिए। गौतम और रचना अंदर आने के लिए जैसे ही पैर बढ़ाते हैं, तीनों बहनें दरवाजा रोककर खड़ी हो जाती है। अरे इतनी आसानी से नहीं भाई, अंदर आने के लिए एंट्री फीस तो देनी होगी ना। एंट्री फीस वो क्यों? अरे भाई ये रस्म है, बहू को लेकर अंदर आना है तो जेब तो ढीली करनी पड़ेगी ना लाला। तो निकालो 21,000 रुपए। 21,000? पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं देता इतने पैसे। वाह भैया वाह, अपनी सालियों पर तो आपने जूते चुराई के 25,000 रुपए खुशी खुशी कुर्बान कर दिए थे, और अपनी सगी बहनों को 21,000 देने में आपकी जान निकल रही है। चाहे जो हो, 21,000 रुपए देने पर ही आपको घर में एंट्री मिलेगी। दे दो ना बेटा और छुट्टी करो, वैसे भी ये तो बहनों का हक होता है। लेकिन मेरे पास अभी कैश में सिर्फ 5,000 रुपए है, अभी ये रख लो, बाकी कल ले लेना। ना भाई ना, रात गई तो बात गई हो जाएगी। तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, भाभी का तो पर्स है ना। क्यों भाभी? ये कहकर मुस्कान रचना का पर्स झपट लेती है और पर्स पे रखे 20,000 रुपए निकालकर हवा में लहराती है। यस, मिल गई एंट्री फीस। अब वर वधू घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। रचना हैरानी से देखती रह जाती है। ससुराल में इतनी धमाकेदार एंट्री होगी, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ रस्में होने के बाद सब सोने चले जाते हैं। रचना गौतम से मुस्कान की शिकायत करती है। गौतम, मुस्कान ने जिस तरह से मेरा पर्स छीना और पैसे निकाले, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा कौन करता है? अरे वो तो सिर्फ एक मजाक था, शादी के मौकों पर तो ऐसा हंसी मजाक चलता है ना। हाँ लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बाकी शिकायतें कल कर लेना प्लीज। दूसरे दिन सुबह। रचना बहू, आज बक्सा खुलाई की रस्म है, इस रस्म के बारे में तो जानती हो ना तुम? नहीं तो माँ जी, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। क्या करते इसमें? तुम्हें इस रस्म के बारे में नहीं पता? तुम्हारी माँ ने नहीं बताया क्या? ये तो बरसों से चली आ रही रस्म है बेटा। तुम अपने साथ मायके से सामान का सूटकेस लाई हो ना, उसे खोलकर अपनी ननदों के सामने रख दो, फिर उसमें से उन्हें जो चीजें चाहिए होगी वो रख लेगी। भाभी की ओर से ननदों का शगुन होता है ये। लेकिन माँ जी, पिछले साल तो मेरे भाई की शादी हुई थी, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ तो होती है ना बहू। जाओ, अपनी तीनों ननदों को अपने कमरे में लेकर जाओ। जी माँ जी। और तुम तीनों ध्यान रखना, एक एक चीज ही लेना, वो भी आराम से, कहीं छीना झपटी मत करने लग जाना, समझी? याद है भाभी, हमारे समय में तो ननद एक दूसरे के मुंह तक नोच लेती थी सामान के चक्कर में। समझते हैं। रचना डरते डरते अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, घर में एंट्री करते ही इन चुड़ैलों ने मेरे सारे पैसे लूट लिए थे और आज मेरी चीजें हड़पने आ गई। हाय मेरा प्यारा सामान। कुछ कहा क्या आपने भाभी? नहीं तो, ये लो सूटकेस, लेकिन जरा प्यार से। हाँ। तीनों ननदें जैसे ही सूटकेस खोलती हैं, अपनी माँ की हिदायत को भूलकर सामान पर टूट पड़ती है, पूरा सामान उथल पुथल कर देती है। हाय कितनी जंगली ननद है मेरी, ऐसे छीना झपटी कर रही है मानो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो रही हो। ये सूट तो मैं लूंगी, हाय कितना प्यारा है। नहीं, इससे पहले मैंने देखा था इसलिए मैं रखूंगी। वैसे भी तुम पर ये रंग नहीं जचेगा। तुमने सिर्फ देखा था, मैंने हाथ लगाया था, इसलिए ये मेरा हुआ। दोनों आपस में छीना झपटी करती है और चर्र की आवाज से ड्रेस फट जाता है। ले मर, रख ले, मैं दूसरा ले लूंगी। आहा, बड़ी होशियार बन रही है तू ही रखिए फटा हुआ सूट, मैं ये ग्रीन वाला रखूंगी। आप दोनों कपड़ों के लिए लड़िए, मैं तो हेयर ड्रायर रखूंगी, वैसे भी मुझे ये चाहिए था। तो मैं भी कपड़े नहीं लेती, मैं ये मेकअप बॉक्स रख लेती हूँ। और मैं ये चॉकलेट बॉक्स, मुझे फॉरेन की चॉकलेट्स बहुत पसंद है। सिर्फ चॉकलेट नहीं, तुम तो इतनी भूख खड़ो, तुम्हें भूख लगे तो तुम गोबर भी खा लो। बचकर भाभी, ये चटोरी अब रोज एक नई फरमाइश करेगी आपसे। वैसे तो तीनों लालची ननदों से बचना होगा मुझे, मेरे तो सामान की ही वाट लगा दी इन जंगली बिल्लियों ने। हाय, मेरा फेवरेट सूट भी फाड़ दिया चुड़ैलों ने। चॉकलेट्स में गौतम जी को गिफ्ट करने के लिए लाई थी, ये भी वो भुक्खड़ चट कर जाएगी। तीनों ननदों के जाने के बाद अपने सूटकेस का हाल देखकर रचना सिर पिट लेती है। रात को रचना गौतम को पूरी बात बताती है। तीनों का वैसा बर्ताव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गौतम जी। तुमने तो आते ही मेरे घर वालों की शिकायत करना शुरू कर दिया। पिताजी के जाने के बाद मैंने मेरी बहनों को बाप की तरह प्यार दिया है रचना, उनके खिलाफ मैं नहीं कुछ सुनने वाला, और तुम ये बात अच्छे से समझ लो।
गौतम की बात सुनकर रचना समझ जाती है कि गौतम से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। 4 दिन बाद। रचना बेटा, आज तुम्हारी चाची सास वापस जा रही है, उनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। ऐसा करो, शाही पुलाव और मटर पनीर, दाल तड़का, रायता, एक सूखी सब्जी, और हाँ मीठे में कस्टर्ड। हाय, मुंह में पानी आ गया। जल्दी बनाओ ना भाभी। इतना लंबा चौड़ा मेन्यू देखकर रचना डर जाती है, लेकिन बिना कुछ कहे पूरा दिन मेहनत करके दिल से खाना बनाती है। उतनी देर में मुस्कान चाची के पास जाती है। चाची, जब मम्मी ने भाभी से आपके लिए अच्छा सा खाना बनाने के लिए कहा तो भाभी के तेवर देखने लायक थे। कैसे? भाभी तो मम्मी पर भड़की गई, कह रही थी चाची जी जा रही है, इसमें मैं क्या करूं, खुशी से जाए, वैसे भी इतने दिनों से अपना घर बार छोड़कर यहीं पर पड़ी है, आपकी देवरानी है तो आप ही उनके नखरे उठाइए। अच्छा, ऐसा कहा उसने? लगती तो बड़ी सीधी है, अंदर से इतनी घुन्नी होगी सोचा नहीं था। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मेरी भोली मम्मी तो बस इतना ही बोल पाई, अच्छा ठीक है मैं ये बना लूंगी। लेकिन चाची आपके बारे में ना ऐसी बातें सुनकर मैं चुप नहीं रह सकी और भाभी को अच्छे से सुना दिया। अच्छा, क्या सुनाया मेरी लाडो ने? मैंने कह दिया भाभी को, मेरी प्यारी चाची आपके लिए मेहमान होगी लेकिन मेरे लिए माँ की तरह है, उनकी इंसल्ट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, खाना आपको बनाना ही पड़ेगा, वो भी बेहतरीन। फिर क्या, मेरा चंडी अवतार देखकर तुरंत भीगी बिल्ली बन गई और किचन में भाग गई। बहुत अच्छा किया तूने, ये चुपचाप रख ले, तुझे अलग से दे रही हूँ, तू मेरी सबसे लाडली जो है। चाची मुस्कान के हाथ में 1000 रुपए रख देती है। मुस्कान के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती है। ये सब रचना सुन लेती है लेकिन चुप रहती है। खाने के टेबल पर हाय हाय, कितनी सारी चीजें, क्या लूं क्या खाऊं। ऐसा करती हूँ सब एक साथ ले लेती हूँ। चिंकी खाने पर टूट पड़ती है और अपनी थाली लबालब भर लेती है। हाय हाय हाय, कितनी जाहिल है ये, ऐसा लग रहा है जन्मों से भूखी है बेचारी, जबकि सुबह ही तो ठूस कर नाश्ता किया था, पेट है या गोदाम। चाची जी आप तो कुछ खा ही नहीं रही है, मैंने इतने प्यार से सब बनाया है। बस बहू, पेट भर गया मेरा, वैसे भी तुम्हारी कौन लगती हूँ मैं जो इतना फोर्स कर रही हूँ मुझे। जाने तक चाची रचना से नाराजी रहती है। उनके जाने के बाद रचना अपने कमरे में आराम करती है। 1 घंटे बाद चिंकी वहां आती है। भाभी, खाने के लिए कुछ बनाइए ना, बहुत तेज भूख लगी है। हैं? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने इतना हैवी खाना खाया था, अब फिर से? ना बाबा ना, अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है किचन में जाने की। हाँ, थोड़ी देर से जरूर बना दूंगी। ठीक है भाभी। चिंकी चुपचाप चली जाती है। मुस्कान सब सुन लेती है और अपनी माँ को चुगली करती है। माँ, तुम्हें पता है अभी भाभी ने चिंकी को क्या कहा? अरे क्या कहना है, खुलकर बोलना, ये कान में फुसफुसा कर बातें करने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चिंकी ने भाभी से खाना मांगा तो भाभी ने उसे इतनी बुरी तरह से मना किया, बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। तो अच्छा ही किया ना, अभी कुछ देर पहले तो ठूस कर खाया था उसने, उस भुक्कड़ की तो आदत है दिन भर खाने की। आगे तो सुनो। जैसे ही चिंकी कमरे से निकली, भाभी ने अपनी माँ को फोन लगाकर कहा, माँ अभी वो भुक्खड़ मोटी, अरे वही मेरी मंजली ननद मेरे कमरे में आई थी, फिर से खाना मांग रही थी। क्या बताओ माँ, दिन भर बस भैंस की तरह जुगाली करती है और टीवी के आगे पड़ी रहती है, खाने और आराम करने के अलावा और कोई काम नहीं है। हैं? ऐसा कहा उसने? कल की आई छोकरी मेरी बेटी को भैंस कहेगी? वो अभी अपनी माँ से अभी बताती हूँ उसे। अरे अरे, अभी कुछ मत कहो माँ, नहीं तो वो भैया से हमारी झूठी शिकायत लगाएगी ना। सही है, अभी तो छोड़ देती हूँ, लेकिन उसे जताना तो पड़ेगा ही। सरिता गुस्से में रचना के कमरे में जाती है। बहू, तुमने चिंकी को खाना बनाकर देने से इनकार कैसे किया? गौतम की जान बसती है अपनी बहनों में, उसे पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से उसकी बहन की आंखों में आंसू आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं भी उसे कुछ बना देती हूँ। उस दिन के बाद सरिता रचना से उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद तीनों ननदे और रचना हॉल में बैठे होते हैं। अगले हफ्ते मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी है। वाह, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा फिर तो, सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। ये भुक्खड़ आत्मा तो चारों तरफ बस खाने की तलाश में भटकती रहती है। एक्सक्यूज मी, आपको कोई नहीं ले जा रहा है, मैं अकेली जा रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा रिसेप्शन में क्या पहनूं। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है, भाभी के पास से एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े और ब्रांडेड चीजें हैं, उन्हीं में से कुछ ले लो। अरे हाँ, मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। ऐसे करूंगी, भाभी को पिंक वाला सूट पहन लूंगी क्योंकि उनके पास उसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी है, और उनका गोल्डन पर्स भी ले लूंगी, बहुत जचेगा मुझ पर। हाँ, बहुत सुंदर लगोगी तुम, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की तरह। तुम तो वही पहनना। अरे अरे, तुम तीनों ने तो आपस में सब डिसाइड कर लिया। मैं सामने बैठी हूँ, फिर भी मुझसे पूछने की तकलीफ भी नहीं उठाई।
अरे आपसे पूछने की क्या जरूरत है भाभी, आपका जो भी सामान है उस पर हमारा पूरा हक है। ऐसा कुछ नहीं है, और वो पिंक ड्रेस मेरी सबसे फेवरेट है। तुम्हारे भैया ने गिफ्ट की थी मुझे, उसे मैं हरगिज नहीं दूंगी। भाभी आपके मायके की ड्रेस होती तो हम सोचते भी, अब तो आप दे ही दीजिए पिंकी को, वरना भैया को पता चलेगा तो आप पर बहुत गुस्सा होंगे। ठीक है, पहन लेना, लेकिन प्लीज गंदी मत करना। मुझे भी इतनी अकल है भाभी, इतना एटीट्यूड है तो मत दो अपनी ड्रेस। तभी सरिता वहां आती है और रचना को डांटती है। ये क्या तरीका है बात करने का बहू, छोटी ननद बेटी की तरह होती है, उसका पूरा हक है तुम्हारी चीजों पर। जी माँ जी। शादी के 2 महीने बाद। गौतम, आज हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए। आज हम दोनों कहीं घूमने चले। शादी के बाद से हम कहीं गए ही नहीं है। चलो आज मैं बहुत अच्छी जगह खाना खिलाता हूँ, उसके बाद तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी। आज तुम वो पिंक ड्रेस पहनना। ठीक है। रचना पिंकी से अपनी ड्रेस मांगती है तो वो अलमारी में घुसेड़ कर रखा ड्रेस लौटाती है। नई ड्रेस की हालत तुमने पोंछे से भी बदतर कर दी पिंकी, अब मैं क्या पहनूंगी? हो गया सो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती। पिंकी से उलझकर रचना अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी और बिना बहस के वहां से चली जाती है। वो तैयार होकर बाहर आती है। आप लोग कहीं जा रहे हैं भैया? हाँ, काफी दिनों से रचना कहीं गई नहीं है, सोचा उसे घुमा कर लाता हूँ। हम बाहर ही खाना खा लेंगे। मतलब आज आप लोग अच्छा अच्छा खाना खाओगे? मुझे भी ले चलो ना भैया। ठीक है मेरी चटोरी बहन, तुम भी चलो। तो फिर मुस्कान और पिंकी ने क्या बिगाड़ा है, इन्हें भी ले जाओ अपने साथ। हाँ बिल्कुल, आप भी चलो ना मम्मी, आज घर पर खाना बनाने की छुट्टी। सब खुश होकर बाहर जाते हैं, लेकिन रचना का दिल टूट जाता है। आज उसे गौतम के साथ अकेले समय बिताने का मन था। दूसरे दिन रचना की सहेली का फोन आता है। शादी की बात तो तू मुझे भूल ही गई रचना, इतनी कहाँ बिजी रहती है, और बता कैसी चल रही है मैरिड लाइफ। रचना उसे सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है मोना, मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। लोगों से एक ननद नहीं संभलती और उन्होंने मुझे 3-3 झल्लाद ननदों के हवाले कर रखा है। रोज मेरा खून पी पी कर खुद तो मुटल्ली हो गई है और मुझे आधा कर दिया है। रचना के बोलने के ढंग से मोना को हंसी आ जाती है। तुझे मेरी हालत पर हंसी आ रही है ना? माँ को सब बताकर उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए तुमसे दिल हल्का कर लिया। लगता है गलती कर दी, रखती हूँ फोन। कुछ दिनों के बाद रचना राखी के लिए मायके जाती है, तब पड़ोस की विमला आती है। सरिता, तुम्हारी बहू तो बड़ी सुशील है। मैंने सुना है उसकी छोटी बहन है, उससे मेरे सुमित की शादी की बात चलाओ ना। हाँ हाँ बहू के आते ही मैं बात करूंगी। माँ बातें करती रहोगी या चाची को चाय भी पिलाओगी? हाँ अभी लाती हूँ। सरिता चाय बनाने जाती है। चाची जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारी भाभी जैसी दिखती है वैसे बिल्कुल है नहीं। अब हमारी मम्मी तो ठहरी भोली, उन्हें कुछ नहीं समझता, लेकिन हम बहनें भाभी के बुरे व्यवहार का शिकार होती हैं। भाई को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है बस। रचना मायके से वापस आती है तो उसे मोहल्ले की सहेली से ये बात पता चलती है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ दिनों बाद पिंकी कॉलेज के लिए निकलती है। अरे वाह, तुम्हारे पास भी जॉय का परफ्यूम है क्या? मुझे मेरे भाई ने राखी पर यही गिफ्ट दिया था। ये आपका ही परफ्यूम है भाभी, आप कमरे में नहीं थी तो मैंने खुद ही आपके बैग से निकाल लिया। ये कहकर पिंकी कॉलेज चली जाती है। रचना की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है, लेकिन ननदों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि वो और भी लापरवाह और कामचोर होती जाती है। मुस्कान की शादी भी पक्की हो जाती है। अब 2 महीने बाद मुस्कान शादी करके अपने घर चली जाएगी। कैसे रहेगी हमारे बिना? रह लेगी माँ जी, दीदी के ससुराल में उनकी 2-2 ननदें हैं ना। जैसे मेरी ननदें मेरा ध्यान रखती है, वैसे ही वो दोनों भी दीदी का रखेगी। रचना की बात पर चारों के चेहरे उतर जाते हैं। एक दिन सब शॉपिंग करके आते हैं। मम्मी कितनी प्यारी ड्रेसेस लिए मैंने, सारी पार्टी वेयर है, मुझ पर कितनी जचेगी ना। सरिता कुछ कहती उससे पहले ही रचना कहती है, दीदी इनमें से कौन कौन सी ड्रेसेस आप अपनी ननदों को दोगी? उन्हें क्यों दूंगी भला, मेरी ड्रेसेस है, मैं पहनूंगी। ना ना ना, ऐसी बात मत करो दीदी, आपकी हर चीज पर क्या उनका हक नहीं होगा, बल्कि आप तो जाते ही अपना बैग उनके हवाले कर देना, उन्हें जो चाहिए वो खुद ले लेगी, वो भी आपसे पूछे बिना। ये कैसी बेवकूफी वाली बात कर रही हो बहू? इससे बिना पूछे इसकी ननद इसके सामान को कैसे हाथ लगा सकती है? जैसे मेरी ननद मेरे सामान को लगाती है। दीदी आप जब भी जीजाजी के साथ कहीं घूमने जाओगी तो अपनी ननदों को भी साथ लेकर जाना। आखिर छोटी ननदें बेटियों की तरह होती है ना, उन्हें छोड़कर आप भला कैसे जा सकती हैं?
सब नीचे मुंह करके रचना की बातें सुनते हैं। वो आगे कहती है, ससुराल में आपको अपने दिल को कठोर भी करना होगा दीदी, ताकि अपनी बुराई सुनकर चुप रह सको। पर हाँ, अपने आप से बातें करना भी सीख लो, ताकि जब आपकी बात सुनने वाला कोई ना हो, यहाँ तक कि आपका पति भी नहीं, तो ये नुस्खा काम आ जाएगा। सबके साथ सुमित भी शर्मिंदा हो जाता है। सबके आगे उन्होंने रचना के साथ किया व्यवहार एक सिनेमा की तरह घूम जाता है। रचना आगे कहती है, और एक बात कहना तो मैं भूल ही गई माँ जी, वो दीदी की पर्स में पैसे रखना मत भूलना, ताकि गृह प्रवेश पर। बस करो बहू, अब और कितना शर्मिंदा करोगी हमें। हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो भाभी। हमें आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप सब माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब सब अच्छा होगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला।